नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और दिल छू लेने वाली कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कहानी का कोई भी पार्ट अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। बारिश के सिर को चीरती हुई समीर की आवाज़ ड्राइवर के कानों तक पहुंची। सरदार जी ने चौंक कर जोर से ब्रेक लगाया। गीली सड़क पर पहिए फिसले और लॉरी एक तरफ झुककर रुक गई। इस जोर के झटके से कपिल के मुंह से दर्द भरी एक कराह निकल गई। लॉरी रुकते ही समीर पीछे का डाला खोलकर एक छलांग में नीचे उतर गया। बारिश की बौछार में एक पल में ही उसका फतूहा भीग कर शरीर से चिपक गया। वह दौड़कर ड्राइवर के कैबिन की खिड़की पर पहुंचा, उसे पीटने लगा। क्या हुआ वकील साहब? सरदार जी ने खिड़की का शीशा नीचे करके अपना चेहरा बाहर निकाला। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कपिल नहीं बचेगा सरदार जी, समीर चीख कर बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। वह सरदार जी के कॉलर के पास आकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। उसकी नब्ज की गति गिर रही है, शरीर का तापमान 105 के ऊपर है। हमें उसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। आगे कोई शहर नहीं है, कोई डॉक्टर। हम उसे इस तरह मरने नहीं दे सकते। लॉरी के अंदर से कमल और परिचित भी झांक रहे थे। सबकी आंखों में दहशत थी। जस्टिस वर्मा अंधेरे में चुपचाप सब देख रहे थे। सरदार जी ने स्टीयरिंग पर हाथ रखकर कुछ सोचा। बारिश का पानी उनकी गाड़ी पगड़ी से रिसकर दाढ़ी में से टपक रहा था। उन्होंने कोई नक्शा नहीं देखा। हाईवे का यह रास्ता उन्हें कभी हथेली की तरह पता था। आगे 10 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। वकील साहब, सरदार जी ने बारिश के शोर से तेज आवाज में कहा, हाईवे 1 पर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर और रात की ड्यूटी का डॉक्टर मिल सकता है। समीर की आंखों में आशा की किरण जागी। 10 किलोमीटर, लॉरी की जो रफ्तार है उसे 10-15 मिनट में पहुंचना मुमकिन था। 10 किलोमीटर ठीक है, चलो अभी चलो। समीर लॉरी के पीछे जाने के लिए मुड़ा। कमल कपिल को सीधा कर हम अस्पताल जा रहे हैं। लेकिन 2 कदम चलकर ही समीर ठिठक गया। बिजली की तरह उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। वह सिर्फ कपिल का दोस्त नहीं था, एक धाकड़ वकील भी था। पिछले 10 साल से वह आपराधिक कानून की वकालत कर रहा था। वह जानता था कि व्यवस्था कैसे काम करती है और राजबीर बंसल कैसे काम करता है। समीर धीरे धीरे पीछे हटा। बारिश का पानी उसके गालों पर बह रहा था, लेकिन उसका शरीर बर्फ की तरह जम गया। चेहरे पर एक जगी आशा की किरण बुझ चुकी थी और उसकी जगह एक गहरे खौफ ने ले ली थी। लॉरी के पिछले डाले से जस्टिस वर्मा ने झांका। क्या हुआ समीर? हम चल रहे हैं ना, तुम रुक क्यों गए? समीर बारिश में खड़ा सिर हिलाने लगा। उसकी आंखें लाचार थीं। नहीं साहब, हम अस्पताल नहीं जा सकते। क्या बक रहा है समीर? लॉरी के अंदर से कमल चीखा। तू पागल हो गया है क्या? कपिल मर रहा है और तू कह रहा है कि अस्पताल नहीं जाएंगे? समीर लॉरी के डाले के पास चढ़ गया, जिसने जस्टिस वर्मा की आंखों में देखकर कहा, साहब, राजबीर बंसल कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसे पता था कि हमें गोली लगी है। वह जानता है कि गोली खाए हुए मरीज को क्या चाहिए, एंटीबायोटिक, खून और ऑपरेशन। उसने हाईवे के सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अपने मुखबिर बिठा रखे हैं। समीर ने एक गहरी सांस ली, जैसे हवा उसके फेफड़ों को चीरकर बाहर निकल रही हो। गोली लगने से चोट मतलब मेडिको लीगल केस। दुनिया के किसी भी अस्पताल में जाइए, डॉक्टर पहले स्टेथोस्कोप नहीं लगाएगा, पहले पुलिस को फोन करेगा। यही नियम है और पुलिस का मतलब है राजबीर बंसल। हम दरवाजे से अंदर घुसेंगे भी नहीं कि राजबीर को खबर मिल जाएगी। अस्पताल जाना कपिल का इलाज करवाना नहीं, उसे सीधा कसाई के साथ हाथ सौंप देना है। लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में ही मार डालेंगे। लॉरी के अंदर शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज अब और भी ज्यादा कर्कश लग रही थी। परिचित एक कोने में बैठा था। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया है और रो पड़ा। तो फिर? परिचित ने टूटी हुई आवाज में कहा। तो क्या कपिल ऐसे ही मर जाएगा? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी आंखों के सामने दोस्त को घुट घुट कर मरते देखेंगे। यही हमारी नियति है। सब चुप थे। जस्टिस वर्मा सिर झुकाकर बैठ गए थे। वे जानते थे कि समीर ठीक कर रहा है। कानूनी रास्ते से इलाज मिलना अब नामुमकिन था, लेकिन कपिल की जो हालत थी उसमें बिना इलाज के मौत पक्की थी। यह एक निष्ठुर हथेली थी। इलाज कराया तो मारा जाएगा, नहीं कराया तो मर जाएगा। सरदार जी इतनी देर से चुपचाप सब सुन रहे थे। वह ड्राइवर की सीट से उतरकर पीछे आए। बारिश के पानी में वह पूरी तरह भीग चुके थे। उन्होंने लारी के डाले पर अपना भारी हाथ रखा। वकील साहब, सरदार जी की आवाज़ बादलों की गरज जैसी गंभीर थी। शांत होइए। समीर ने सरदार जी की तरफ देखा। शांत हो, मेरा भाई मर रहा है, एक रास्ता है, सरदार जी ने कहा। सबने सरदार जी की तरफ देखा। अंधेरे
अंधेरे में सरदार जी की आंखें चमक रही थी। रास्ता, समीर ने पूछा। कहाँ? हाँ, लेकिन वह हाईवे पर नहीं है, यहाँ से 30 मील अंदर, जंगल के उस पार। 30 मील? समीर लगभग चीख पड़ा। उसने गुस्से से लॉरी पर एक घूंसा मारा। आप पागल हो गए हैं? इस रास्ते पर इस बारिश में 30 मील जाने में 2 घंटे लगेंगे। कपिल के पास उतना वक्त नहीं है, उसका शरीर जहर से भर रहा है। 30 मील जाने से पहले ही वह आंखों में देखकर बहुत शांत आवाज में कहा, भरोसा रखिए वकील साहब, मैं जानता हूँ 30 मील बहुत दूर है, लेकिन वही रास्ता कपिल की एकमात्र उम्मीद है। कौन है वहाँ? जस्टिस वर्मा ने पूछा। कोई अस्पताल या कोई हाथोड़े डॉक्टर? वहाँ एक बूढ़ी माँ रहती है, सरदार जी ने कहा। सेवानिवृत्त सैन्य नर्स। आज से 3 साल पहले इसी हाईवे पर मेरे ट्रक का दुर्घटना हुआ था। आधी रात को ट्रक पलट गया था, मेरा पैर स्टीयरिंग के नीचे फंस गया था, अड्डी बाहर निकल आई थी, मैं सड़क पर तड़प रहा था, गाड़ी उठाने के लिए पैसे मांग रही थी। सरदार जी एक पल को रुके, उसे याद से उनकी आवाज़ भर गई। तब उस माँ ने मुझे अपने घर ले जाकर मेरा पैर ठीक किया था, उन्होंने ही ऑपरेशन करके जगुनी की रोशनी चमकी है। सैन्य नर्स? क्या वह गोली निकाल सकती है? निकाल सकती है, सरदार जी ने सिर हिलाया, लेकिन समस्या एक ही है, उनका घर बहुत अंदर है और रास्ता बहुत खराब है। जस्टिस वर्मा ने भौहें सिकुड़कर सरदार जी की तरफ देखा। वह एक न्यायाधीश की नज़र से हालात को तौलने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ निश्चित मौत थी तो दूसरी तरफ एक अनिश्चित सफ़र। सरदार जी, जस्टिस वर्मा ने सवाल किया, तुम्हें यकीन है कि वह हमें पकड़वा नहीं देगी? क्या हम सच में उन पर भरोसा कर सकते हैं? सरदार जी मुस्कुराए, एक की मुस्कान, लेकिन उसमें गहरा आत्मविश्वास था। साहब, अस्पताल गए तो वह पुलिस मामले में मारा जाएगा, मौत पक्की है, और यहाँ रहे तो बुखार से मर जाएगा, लेकिन उस बूढ़ी माँ के पास गए तो बचने का कम से कम 10% अवसर है। वह किसी को निराश नहीं लौटाती। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। लॉरी के अंदर फिर खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश की लगातार आवाज आ रही थी। कपिल दर्द से फिर कराह उठा, उसका शरीर दर्द से धनुष की तरह ऐंठ रहा था। समीर ने कपिल का हाथ पकड़ा, हाथ बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा था। उसने जस्टिस वर्मा की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। साहब, क्या करें? जस्टिस सदानंद वर्मा ने एक बार कपिल की तरफ देखा, फिर बाहर के अंधेरे की। और वह जानते थे अगर यह फैसला गलत हुआ तो कपिल की मौत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आएगी, लेकिन एक न्यायाधीश के तौर पर वह यह नहीं जानते थे बिना जोखिम उठाए न्याय नहीं मिलता। 0% से 10% कहीं बेहतर है, 10% अफसर ही सही, जस्टिस वर्मा ने दृढ़ आवाज में कहा। उनकी आवाज में वही पुरानी गंभीरता लौट आई थी। चलो सरदार जी, गाड़ी घुमाओ, हम उस नर्स के पास ही जाएंगे। सरदार जी दौड़कर ड्राइवर की सीट पर जा बैठे। लॉरी चालू हुई, इंजन की गर्जना से हाईवे के सन्नाटे को तोड़ दिया। सरदार जी ने जस्ट स्टीयरिंग घुमा, लॉरी ने हाईवे की पक्की डामर की चिकनी सड़क छोड़ दी। हेडलाइट की रोशनी में बाईं ओर एक सकरा अंधेरा रास्ता सिर्फ दिखाई दिया। उसे रास्ता कहना गलत होगा, वह असल में पथरीली जमीन और कीचड़ का मिला जुला एक कच्चा रास्ता था। लॉरी के पहिए कीचड़ में फिसलते फिर गरजते हुए उस अंधेरे पथरीले रास्ते पर उतर गए। गाड़ी बुरी तरह से डोलने लगी। हर एक झटका कपिल के शरीर की एक एक चोट जैसा था, लेकिन वे जानते थे कि यह दुर्गम रास्ता ही अब उनकी एकमात्र जीवन रेखा है। सामने 30 मील का सफर था और साथ में मौत से पंजा लड़ा था एक दोस्त। जब लॉरी अंधेरे की गहराई में गुम हो रही थी, तब समीर ने ध्यान नहीं दिया कि हाईवे के मोड़ पर एक सीसीटीवी कैमरा टूटी हुई हालत में लटका रहा था। और कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन उसकी लाल इंडिकेटर लाइट टिमटिमाच कर जल रही थी। क्या किसी ने उन्हें रास्ता बदलते हुए देख लिया था? लॉरी की हेडलाइट की रोशनी बारिश की घनी चादर को भेद कर 10 हाथ से ज्यादा आगे नहीं जा पा रही थी। सरदार जी स्टीयरिंग को दोनों हाथों से जी जान से जकड़े हुए थे, उनकी मांसपेशियां फूल गई थी। लॉरी सांप की तरह दाएं बाएं फिसल रही थी। हर एक झटका लॉरी के पिछले डाले में लेटे हुए कपिल के शरीर पर एक एक हथौड़े की चोट बनकर पड़ रहा था। अचानक जंगल को चीरती हुई एक भयानक आवाज गूंजी, क्या धड़ाम! पूरी लॉरी एक भयंकर झटके के साथ बाईं ओर बुरी तरह झुक गई। अंदर बैठे सभी लोग एक एक दूसरे पर जा गिरे। जस्टिस वर्मा ने किसी तरह लॉरी के लोहे की राड पकड़कर खुद को संभाला। क्या हुआ सरदार जी? समीर चिल्लाया। सरदार जी ने जोर से एक्सीलेटर दबाया। इंजन की आसमान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी, भौं भौं, लेकिन लॉरी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी।
पीछे के विशाल पहिए एक गहरे गड्ढे की नरम कीचड़ में फंस गए थे। पहिए बस घूम रहे थे और सांप के जहर जैसे गाढ़े चिपचिपे कीचड़ को चारों ओर उछाल रहे थे। पहिया धंस गया था। वकील साहब, सरदार जी की आवाज में पहली बार साफ साफ घबराहट सुनाई थी। कीचड़ में पहिया बैठ गया है, एक्सल जमीन से लटक गया है। यह सुनते ही समीर को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। यहाँ इस गहन जंगल में इस आधी रात को उनका सफर खत्म हो जाएगा। समीर ने पीछे मुड़कर कपिल की तरफ देखा। मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी में उसने देखा, उससे उसके दिल का खून जम गया। कपिल की सांस लगभग रुकने को थी। उसकी छाती बहुत धीरे धीरे अस्वाभाविक तकलीफ के साथ धोंकने की तरह चल रही थी। मुंह से गंजला निकल रहा था। समीर पागलों की तरह कपिल के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने कपिल के गाल पर हल्के हल्के से थपकी दी। कपिल, आंखें खोल भाई, आंखें खोल, हम लगभग पहुंच गए हैं, बस थोड़ा और। कपिल का शरीर बुखार से जलकर राख हो रहा था। 106 डिग्री बुखार और खून में फैला जहर उसके दिमाग की सारी नसों को बेकार कर रहा था। अचानक कपिल की पलकें कांपी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वे आंखें धुंधली थीं, उनमें कोई फोकस नहीं था। आंखों की पुतलियां स्थिर थीं। कपिल ने अपना कांपता हुआ खून से सना दाहिना हाथ हवा में उठाया जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। समीर ने तेजी से अपने दोनों हाथों से कपिल का हाथ थाम लिया। कपिल की मुट्ठी में अचानक एक अजीब दानवी शक्ति आ गई। उसने समीर का हाथ इतनी जोर से नोचकर पकड़ लिया कि समीर के नाखून कपिल की चमड़ी में धंस गए। बाबा, कपिल को गले से एक दबी हुई टूटी सी आवाज निकली। समीर चौंक गया। बुखार के नशे में मौत से ठीक पहले कपिल को भ्रम हो रहा था। वह समीर को अपना पिता समझ रहा था। कपिल, मैं समीर हूँ, समीर ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन कपिल ने नहीं सुना। उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वह समीर का हाथ अपने माथे पर खींचकर फुसफुसाने लगा। बाबा, मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों को बचा नहीं पाया। कपिल का गला आंसुओं से रुंध गया था। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ बाबा। प्रिया ने सब कुछ छीन लिया, हमारा घर, हमारी इज्जत, आपके बुढ़ापे की शांति, सब कुछ। आग बहुत गर्मी है बाबा। वो लोग आपको जलाकर मारना चाहते थे, मैं कुछ नहीं कर पाया। समीर की दोनों आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया। एक धाकड़ भावनहीन आपराधिक वकील आज एक छोटे बच्चे की तरह फपक फपक कर रो पड़ा। उसने कपिल के माथे पर हाथ फेरते हुए टूटी आवाज में कहा, नहीं रे, तू बहुत अच्छा बेटा है, तूने कोई गलती नहीं की है। मैं हूँ बाबा, सब ठीक हो जाएगा। कपिल ने अचानक आंखें बड़ी करके समीर के बहुत पास आ गया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। बाबा, वो लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन प्रिया को जीतने मत देना। मेरा लैपटॉप बैग के अंदर मास्टर पासवर्ड है, फोनिक्स X26, सारे सबूत हैं, वह खुलासा कर देना। मुझे सीने से लगा लो बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यह कहते कहते कपिल का सिर समीर की गोद में ढल गया। उसके हाथ की मुट्ठी ढीली पड़ गई। आंखें आधी खुली थी, लेकिन उसका शरीर निश्चल था। कपिल कमल चीख पड़ा। समीर कुछ सेकंड तक पत्थर की तरह बैठा रहा। फिर उसने कपिल का सिर हाथ धीरे से जूट की बोरी पर रख दिया। वह सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। वहां अब सिर्फ एक भयानक जिद और आग लग रही थी। कमल, परिचित, नीचे उतरो। समीर की आवाज में एक ऐसा हुक्म था जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गाड़ी धकेलनी होगी इस कीचड़ में। परिचित डर से कांपते हुए बोला, हाँ, इसी कीचड़ में। अगर गाड़ी नहीं निकली तो हम सब इसी कीचड़ में दफन हो जाएंगे। उतरो नीचे। लॉरी का डाला खुला और 3 लोग मूसलाधार बारिश में कीचड़ की नदी में कूद पड़े। बाहर हड्डियां कपा देने वाली ठंड और जोरदार बारिश थी। कीचड़ ने उन्हें घुटनों तक निगल लिया। चारों तरफ घूप अंधेरा था। सरदार जी ने इंजन चालू किया और खिड़की से सिर बाहर निकाला। मैं रेस दूंगा, आप लोग 1 2 3 बोलकर पिछले डाले पर पूरी जान से धक्का मारो। पहियों के नीचे 2 बड़े पत्थर रखे हैं, अगर स्लिप हुआ तो सीधे आपके ऊपर आ जाएंगे, सावधान। समीर, कमल और परिचित ने लॉरी के पीछे लोहे के हिस्से पर हाथ रखा। कीचड़ और बारिश के उनके हाथ फिसल रहे थे। रेडी, समीर चिल्लाया। 1 2 3, धक्का मारो। इंजन भयानक आवाज में गरजा। तीनों आदमियों ने अपने शरीर की सारी ताकत, सारा गुस्सा, सारी हताशा और जीने की सारी चाहत लगाकर लॉरी के लोहे पर धक्का देना शुरू कर दिया। समीर एक जानवर की तरह गरजा। उसकी मांसपेशियां फटने को आ गईं। लॉरी के पहियों ने कीचड़ उछालकर उन्हें सिर से पांव तक सना दिया। परिचित फिसलकर सिर गिर रहा था। कमल ने एक हाथ से उसे खींचकर उठाया और फिर से धक्का मारने लगा। लॉरी 1 इंच उठी और फिर गड्ढे में गिर गई। होगा, होना ही होगा, नहीं हो रहा समीर दा। कमिल रो पड़ा। होगा,
होगा, होना ही होगा। समीर के चेहरे पर कीचड़ लेपा था। उसने फिर से लॉरी के हिस्से को धक्के से धकेलना शुरू कर दिया। उसने कपिल के आखिरी शब्द याद आ रहे थे, प्रिया को जीतने मत देना। नहीं, वह प्रिया और राजवीर बंसल को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। एक बार और पूरी जान लगा दो। 1 2 3 धक्का। सरदार जी ने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। दोनों पहिए पत्थर पर घिसकर चिंगारियां उड़ाने लगे। फिर एक भयानक झटके के साथ विशाल लॉरी कीचड़ के गड्ढे से छलांग में समतल जमीन पर आ गई। समीर कमल और परिचित छटक कर कीचड़ में आधे मुंह गिर पड़े। वे बारिश में कीचड़ पर लेटे हुए हाँफ रहे थे। उनकी छाती फटी जा रही थी, लेकिन वे कामयाब हो गए थे। उठो जल्दी। जस्टिस वर्मा ने अंदर से हाथ बढ़ाया। वे तीनों कीचड़ से सने हुए वापस लॉरी के अंदर चढ़ गए। सरदार जी एक पल भी नहीं रुके। लॉरी जंगल के और भी गहरे हिस्से की तरफ दौड़ पड़ी। 10 मिनट बाद बारिश का जोर थोड़ा कम हुआ। जंगल अचानक से घना कम होने लगा। लॉरी के सामने के शीशे से सरदार जी ने देखा, एक दूर एक टिमटिमाती हुई पीली रोशनी चल रही है। पहुंच गए वकील साहब, सरदार जी चिल्लाए। लॉरी एक विशाल जंग के लगे लोहे के गेट के सामने बाहर रुकी। गेट के पार एक गर्जर अंग्रेजी के सामने का चाय बागान का बंगला था। झड़ते प्लस्तर वाली दीवारें, चारों तरफ जंगली घास। रोशनी बरामदे में लटकी एक पुरानी हैरिकेन से आ रही थी। माहौल रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जैसे किसी डरावनी फिल्म का दृश्य हो। सब जब राहत की सांस लेने की सोच रहे थे, तभी एक भयानक आवाज से जंगल का सन्नाटा चकनाचूर हो गया। भों भों ग्रेरर। लॉरी के रुकते ही अंधेरे को चीर कर 3-4 विशालकाय पहरेदार कुत्ते बाहर निकल आए। जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर के मिश्रित नस्ल। उनकी आंखें हेडलाइट की रोशनी में जलते हुए कोयले जैसी लग रही थी। दांत निकालकर वे लॉरी के टायरों और दरवाजे पर भयानक गुस्से में झपटने लगे। उनकी हिंसक भौं भौं सुनकर लग रहा था कि लॉरी का दरवाजा खुलते ही वे मांस नोच खाएंगे। समीर और बाकी सब अंदर ही जम गए। जस्टिस वर्मा ने मजबूती से लोहे की रॉड पकड़ ली। कुत्तों की गर्जना के बीच बरामदे के अंधेरे से एक लंबी दुबली पतली छरारी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। परछाई के हाथ में कोई लंबी चीज थी। हैरिकेन की रोशनी से चेहरा साफ नहीं हुआ, सिर्फ एक धातु की चीज पर रोशनी पकड़ कर चमकी। 1-2 नैली बंदूक की नली सीधे लॉरी के ओर तनी हुई थी। कुत्ते और भी ज्यादा हिंसक होकर भौंक रहे थे। कौन थी यह परछाई? क्या यह वही नर्स थी जिस पर भरोसा करके उन्होंने 10% की बाजी लगाई थी, या फिर राजवीर बंसल का कोई गुप्त हत्यारा इस जर्जर बंगले पर कब्जा करके उन्हीं का इंतजार कर रहा था। कपिल की नब्ज की गति तब तक लगभग शून्य हो चुकी थी और बंदूक के ट्रिगर पर एक अनजान उंगली रखी थी। जिंदगी और मौत के बीच अब सिर्फ एक ही पर्दा था, अंधेरा। जब लॉरी उस गहन जंगल के जर्जर जंग लगे विशाल लोहे के गेट के सामने आकर रुकी, तो लॉरी के अंदर बैठे लोगों को लगा जैसे वे दुनिया के आखिरी छोर पर पहुंच गए हों। सब दुनिया से पूरी तरह कटी हुई इस जंगल के चारों अभेद ठोस अंधेरा था। आसमान फाड़कर बरसती, काल बनकर बरसती बारिश की लगातार पंतन ध्वनि के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। यहाँ कोई बस्ती नहीं थी, ना कोई चाय बागान था। ये तो बस विशाल प्राचीन साल, सागौन और महोगनी के पेड़ों की कतारें इस धूप अंधेरे में किसी भूखे प्रेत की तरह खड़ी थीं। लॉरी की हेडलाइट की धुंधली रोशनी गेट के पार एक ब्रिटिश काल के सुनसान बंगले पर पड़ी। झड़ते पलस्तर वाली सीलन भरी दीवारें, चारों तरफ जंगली घास और जहरीले बेलों का जंगल। बंगले की छत से लगातार पानी टपक रहा था। जब सबने यह सोचकर राहत की सांस ली कि इस नरक यात्रा में कम से कम कुछ देर का ठहराव तो आया, तभी अंधेरे का सीन चीर कर एक भयानक हड्डियां कपा देने वाली आवाज गूंजी। भौं गिरगिट। लॉरी के रुकते ही बंगले के चारों ओर जंगल को चीरते हुए 3-4 विशालकाय पहरेदार जस्टिस वर्मा ने सख्ती से लोहे की रॉड पकड़ ली। कुत्तों की गुर्राहट के बीच बंगले के बरामदे के अंधेरे से एक लंबी दुबली परछाई धीरे धीरे बारिश में आगे बढ़ने लगी। जैसे वह परछाई बरामदे की टिमटिमाती पीली रोशनी के नीचे आकर रुकी, उसका चेहरा साफ हो गया। उम्र 70 के आसपास, चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां, लेकिन रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, जैसे किसी अनदेखे परेड ग्राउंड में अटेंशन की मुद्रा में खड़ी हो। बदन पर एक मोटा गहरे रंग का ओवरकोट था, लेकिन सबकी निगाहें उनके हाथ में मौजूद चीज पर टिकी हुई थी। धातु की इस चीज पर रोशनी पड़ते ही वह चमक उठी। एक 12 गज की डबल बैरल शॉटगन बंदूक की नली सीधे लॉरी के ओर तनी हुई थी। यही महिला मिसेस मैरी डिसूजा थी, सेवानिवृत्त फौजी नर्स। उनके इस रणचंडी रूप के पीछे एक लंबा खून से सना इतिहास था। उन्होंने बॉर्डर पर युद्ध के मैदान में मौत, खून खराबा और गोलियों से
भिड़ते हुए सईद बहुत करीब से देखे थे। उनके पति फौज में थे, देश की सीमा की पहरेदारी करते हुए एक रात अंधेरे में दुश्मन के गुप्त हमले में मारे गए थे। तब से वह इस तब से वह इस अकेलेपन, खोने के दर्द और जंगल की जीवन की कठोरता से उनके अंदर एक तरह का वहम पैदा कर दिया था। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इस धूप अंधेरे में जहां मीलों तक पुलिस का कोई वजूद नहीं है, वहां एक शॉटगन उनका एकमात्र रक्षा कवच, उनका एकमात्र कानून है। जंगल के लकड़ी तस्करों और रेत माफियाओं ने कई बार उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की, इसलिए दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह कभी खाली हाथ दरवाजा नहीं खोलती। उनके लिए एक रात के अंधेरे में आने वाला हर इंसान एक संभावित हत्यारा है। कौन है वहां? मैरी डिसूजा की आवाज उम्र के बोझ से कांप उठी रही थी, बल्कि उसमें एक फौजी शक्ति थी जिसने बारिश के शोर को भी चीर दिया। लॉरी घुमाओ वरना टायर फाड़ दूंगी। सरदार जी दोनों हाथ ऊपर उठाकर धीरे धीरे लॉरी से नीचे उतरे। माँ, गोली मत चलाइएगा, मैं से हूँ आपका वही ट्रक ड्राइवर जिसकी टांग आपने 3 साल पहले इसी हाईवे पर जोड़ी थी। मैरी ने शॉटगन नीचे नहीं की। उनकी तेज आवाज जैसी आंखें सरदार जी पर टिक गईं। उन्होंने याददाश्त पर जोर डाला। सेहत, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? और पीछे लॉरी में कौन लोग हैं? माँ, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़कर आया हूँ। सरदार जी लगभग रो पड़े। बारिश के पानी से उनकी दाढ़ी भीग गई थी। पीछे एक लड़का है माँ, उसे गोली लगी है, उसे बचाइए माँ। मेरी धीरे धीरे लॉरी के पिछले डाले की ओर बढ़ी। कुत्ते अब भी लॉरी के घेरे हुए भौंक रहे थे। मेरी ने एक हाथ से बंदूक साथ रखे और दूसरे हाथ से एक तेज टॉर्च लाई। टॉर्च की तेज सफेद रोशनी जैसे लॉरी के अंदर पड़ी। उन्होंने जस्टिस वर्मा, कमल, परिचित और समीर को देखा, और समीर की गोद में सिर रखे खून से लथपथ एक नौजवान लेटा था। कपिल कपिल की छाती के पास की शर्ट खून से भीगकर पूरी काली पड़ गई थी। पुराने खून और मवाद की गंध हवा में मिलकर कुत्तों को और भी पागल बना रही थी। मैरी की अनुभवी आंखों ने कुछ ही सेकंड में कपिल के घाव को जांच लिया। वो एक कदम पीछे हट गई। उनका जबड़ा सख्त हो गया। गोली लगी थी? मैरी ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछा। हाँ जी, जस्टिस वर्मा ने अंदर से गंभीर आवाज में कहा, लेकिन गोली अब अंदर नहीं है। नदी के बीच में नाव पर एक कंपाउंडर ने बहुत बुरी हालत में गोली निकाली थी, लेकिन घाव सिला नहीं है। वहां संक्रमण हो गया है, पूरे खून में जहर फैल गया है, बुखार हो गया है। आपके सिवा उसे कोई नहीं बचा पाएगा। लॉरी घुमाओ। सह मेरी ने जस्टिस वर्मा की बातचीत में ही काट दी। उनकी आवाज में कोई दया या पछतावा नहीं था। मैं किसी मर्डर केस की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। यह कोई जंग का मैदान नहीं है। मैं इलाज करूंगी। यह एक आपराधिक मामला है। गोली किसने निकाली? जहर कहाँ फैला? मैं जानना नहीं चाहती। मैं नहीं जानती कि ये लोग कौन है। इन्हें लेकर अभी मेरे जंगल से बाहर निकल जाओ। जी, कृपा कृपया। समीर लॉरी से कूदकर नीचे कीचड़ में उतरा। बारिश की बौछार में वह पल भर में भीग गया। हम कातिल नहीं है, वो मेरा दोस्त है। उसे एक बड़े राजनीतिक झूठे केस में फंसाया गया है। पुलिस हमें ढूंढ रही है। हम किसी सरकारी अस्पताल में नहीं जा सकते। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वह 1 घंटे में ही नहीं बचेगा। उसके माँ बाप उसका रास्ता देख रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, तुम्हारी भावनाओं को भी नहीं। मैं सिर्फ अपने जीने के नियम मानती हूँ। मेरी ने अत्यंत कठोर स्वर में कहा। तुम लोग शायद अच्छे इंसान हो सकते हो, लेकिन जिसकी गोली इस लड़के की छाती में लगी है, वह कल सुबह वही बंदूक लेकर मेरे दरवाजे पर आ खड़ा होगा। मैं वह खतरा नहीं उठाऊंगी। मेरी संपत्ति से बाहर निकल जाओ। समीर का सिर आग बबूला हो गया। वह खुद को और नहीं संभाल सका। आप एक नर्स हैं, आपने फौज में काम किया है, और आप इस तरह एक इंसान को मरने नहीं दे सकती। समीर पागलों की तरह लॉरी की ओर मुड़ा ताकि कपिल को जबरदस्ती नीचे उतार सके। एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं गोली चला दूंगी। मैरी ने बंदूक सुरक्षा कुंडी हटा दिया। खटाक। ठीक उसी चरम तनाव के पल में एक अनहोनी हो गई। कपिल के शरीर में बहते ताजे खून की गंध से कुत्ते पागल हो रहे थे। उनमें से एक सबसे बड़ा रॉटवाइलर गुस्से में फुफकार रहा था। समीर का अचानक हिलना और उसकी आवाज से रॉटवाइलर को बुरी तरह उकसा दिया। क्लैंग। पुरानी लोहे की जंजीर की एक कड़ी जोरदार खिंचाव से टूट गई। रॉटवाइलर एक भयानक गुर्राहट के साथ कीचड़ के ऊपर से हवा में उछला। उसका निशाना समीर की गर्दन थी। समीर दा, कमल ने लॉरी के अंदर से दहशत में चीख कर कहा। समीर ने एक पल भी सोचे बिना अपना शरीर घुमा दिया। कुत्ते ने जोर से समीर की छाती पर टक्कर मारी। उस विशाल जानवर के वजन से समीर और कुत्ता दोनों एक साथ कीचड़ पर जा गिरे। रॉटवाइलर के नुकीले भेदन दांत पल भर में ही समीर के बाएं बाजू में धंस गए। बारिश में कीचड़ पर पड़ा एक लहूलुहान इंसान और एक खूंखार कुत्ता। उनके सिर पर शॉटगन ताने खड़ी थी मिसेस मेरी डिसूजा। उनकी उंगली ट्रिगर पर थी। क्या वह समीर को कुत्ते से बचा पाएगी, या उसे एक अवैध घुसपैठिया समझकर गोली चला देगी? जानेंगे अगले भाग में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।